हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स जो एनईपी के अंडर में कोर्स चला है उसकी क्लासेस हमने स्टार्ट करी है, जिसके थर्ड सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 फंक्शन एनालिसिस का ये लेक्चर नंबर 9 है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि क्या क्वोशिएंट स्पेस एक बनाक स्पेस होता है। अभी तक अगर आपने बनाक स्पेस नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा बनाक स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो अब हम क्वोशिएंट स्पेस के ऊपर ये बनाक स्पेस प्रूव करेंगे। लेकिन क्वोशिएंट स्पेस को बनाक स्पेस हम प्रूव करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की नीड होती है। ठीक है, और वो कंडीशंस क्या है, हमें पूरी थ्योरम टाइप्स लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो कंडीशंस देख लेते हैं क्या है। लेट एम बी ए क्लोज लीनियर सब स्पेस ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस एन। ठीक है, मतलब एन हमारे पास कोई भी एक नॉन लीनियर स्पेस दे रखा है और उसका कोई सब स्पेस ले रहे हैं क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। ठीक है, वो जो सब स्पेस है तो वो लीनियर स्पेस है, ऊपर से वो क्लोज्ड है। ठीक है, वो उसका नाम क्या है, एम। ठीक है, इफ द नॉर्म ऑफ द कॉसेट एक्स प्लस एम। अभी कॉसेट क्या बनेगा, हमारे पास एक्स जो एलिमेंट है वो एन का होने वाला है और एम जो है वो हमारे पास जो सब स्पेस है उसका। ठीक है, तो हमारे पास जो कोसाइट बन रहा है एक्स प्लस एम, उसका जो नॉर्म होगा क्वोशिएंट स्पेस में वो किस तरह से डिफाइन है। क्वोशिएंट स्पेस कौन सा लिया है, एन अपॉन एम। ठीक है, तो इस स्पेस में हम एन अपॉन एम जो हमारे पास क्वोशिएंट स्पेस है, इसमें हमारा कोसाइट बन रहा है एक्स प्लस एम। उसको अगर हम नॉर्म डिफाइन करते हैं तो वो नॉर्म किस तरह से है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम। यहाँ पे कैपिटल एम है, यहाँ पे स्मॉल एम है, वेयर स्मॉल एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, मतलब हम क्या लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है एन। ठीक है, उसका एक सब स्पेस लिया है जो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है एन का, जिसको नाम दिया है हमने एम। ठीक है, अब एक नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं क्वोशिएंट स्पेस पर, एन अपॉन एम पर एक नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं, और जो एन अपॉन एन के अंदर जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो कोसेट के फॉर्म में होंगे एक्स प्लस कैपिटल एम। ठीक है, जहाँ पे एक्स जो एलिमेंट होगा वो नॉर्म लीनियर स्पेस एन का होगा और एम जो है वो हमारा क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस होने वाला है। ठीक है, अब उस पर जो हमने नॉर्म डिफाइन किया है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम, वो क्या है, इन्फीमम है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एम। ठीक है, सच दैट जो स्मॉल एम है वो कैपिटल एम को बिलोंग कर रहा है, मतलब हमने यहाँ पे इन्फीमम वैल्यूज ली है एक्स प्लस एम की। ठीक है, अब देखो एक्स हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा है, ये एन को बिलोंग कर रहा है जो ऑलरेडी नॉर्म लीनियर स्पेस है, और एम किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एम को। और इन दोनों का कोसेट हमारा किसको बिलोंग करेगा, एक तो इस क्वोशिएंट स्पेस को बिलोंग करेगा ही करेगा क्योंकि ये इसका कोसेट है, और दूसरा किसको बिलोंग करेगा, देखो ये हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस है और ये क्लोज्ड स्पेस है, तो इसका मतलब क्लोज्ड सब स्पेस है, मतलब इसका क्या है कि एम सबसेट होने वाला है एन का, मतलब एक्स प्लस एम किसको बिलोंग करेगा, हमारे पास पूरा का पूरा बिलोंग कर जाएगा एन को, मतलब इसका नॉर्म तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास नॉर्म आएगा वो उसका इन्फीमम हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स प्लस कैपिटल एम हो। इस तरह से हमने अपना नॉर्म डिफाइन किया है इस क्वोशिएंट स्पेस पर। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, देन एन अपॉन एम इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस। अब सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि जो एन अपॉन एम है वो हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस है। उसके बाद हम फिर प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास एन अपॉन एम है वो कंप्लीट स्पेस है। कंप्लीट स्पेस के लिए हमारे पास कंडीशंस थोड़ी सी और अलग हो जाएंगी, तो उसे भी हम इसी लेक्चर में करेंगे अगर वीडियो लॉन्ग नहीं हुई तो। अब इसके सॉल्यूशन पर आ जाते हैं, कैसे हमें प्रूफ करना है। देखो, गिवन दैट एन इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस, हमें पता दे रखा है कि एन हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस है, एम इसका क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ एन है, एम क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है एन का। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एन अपॉन एम नॉर्म लीनियर स्पेस होने वाला है, नॉर्म लीनियर स्पेस होने वाला है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। और हमें किस तरह से डिफाइन करके दे रखा है, एन अपॉन एम हमें दे रखे हैं एक कोसेट की फॉर्म में, मतलब एन अपॉन एन के अंदर जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो कोसेट्स होने वाले हैं एक्स प्लस कैपिटल एम के, जहाँ पे एक्स हमारे पास कैपिटल एन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वो उसका जो सेट बनेगा वो हमारे पास एन अपॉन एम के एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, अब और क्या दे रखा है हमें, जैसे जैसे एक्स प्लस कैपिटल एम हमारे पास एन अपॉन एम को बिलोंग कर रहा है, तो हमारा जो नॉर्म एक्स प्लस एम है वो क्या है, इन्फीमम है किसका, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एम सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम। ठीक है, इस तरह से दे रखा है, मतलब सारा का सारा जो हमने ऊपर अभी एक्सप्लेन किया है उसको ही हमने अपने प्रूफ में लिख दिया है। जब भी हमें कुछ प्रूफ करना होता है तो हम पहले ये लिखते हैं कि हमें ये गिवन दे रखा है, हमें ये प्रूफ करना है, फिर हम अपने प्रूफ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने वही लिखा है कि जो हमें दे रखा है और जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, नॉर्म की। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अब तक तो आपको आई होप याद हो गई होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो नॉर्म ऑफ जो भी हमारे पास वेक्टर है यहाँ पे एक्स प्लस एम है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और उसकी वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 है तो अंदर का जो वेक्टर दैट इज एक्स प्लस एम वो भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और उसकी रिवर्स कंडीशन भी अप्लाई होती है, कन्वर्स भी ट्रू होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम अब इसकी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम हमारे पास क्या है, इन्फीमम दे रखा है, ये पूरी कंडीशन एज इट इज। ठीक है, अब देखो जो हमारा एक्स है वो कैपिटल एन को बिलोंग कर रहा है, और कैपिटल एन क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस है। स्मॉल एम किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एम को, एम क्या है, क्लोज्ड लीनियर स्पेस है। ठीक है, अब देखो जो m है वो क्लोज लीनियर सब स्पेस है n का, मतलब m इज द सबसेट ऑफ n, तो m अगर हमारा कैपिटल m को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है कि m हमारा कैपिटल n को भी बिलोंग कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास कैपिटल m है वो सब स्पेस है n का। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास m भी हमारे पास n को बिलोंग कर रहा है।
अब इससे हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास x तो n को बिलोंग कर रहा था और m भी n को बिलोंग कर दिया, इसका मतलब दोनों एलिमेंट्स हमारे पास n को बिलोंग कर गए क्योंकि वो नॉन लीनियर स्पेस था। ठीक है, अब अगर x और m दोनों n को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब x प्लस n भी नॉन n को बिलोंग करेंगे क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है, तो उसके अंदर दो एलिमेंट्स है तो उनका एडिशन भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ये n को बिलोंग कर रहे हैं और n हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस है, इसका मतलब इसका जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि वो तो ऑब्वियसली नॉन लीनियर स्पेस है, तो इसका नॉर्म हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या कंडीशन है, अगर हम इसका इन्फीमम लें, इस पूरे का सेट बनाए और इसका इन्फीमम लें, तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस m सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड m बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब यहाँ पे हमने n ले लिया क्योंकि हमने दिखा दिया कि m भी हमारा n को ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया है m भी हमारा n को बिलोंग कर रहा है। अब देखो ये हमारे पास एलिमेंट n को बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो इन्फीमम आएगा, देखो इसकी बजाय हम ये वाला लेते हैं, नॉर्म ऑफ x प्लस m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो इसका अगर हम इन्फीमम लेंगे तो वो भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, मतलब इसके जैसे कितने भी एलिमेंट्स आ जाए, कितने भी नॉर्म्स आ जाए हमारे पास, उन सबका अगर हम इन्फीमम निकालेंगे तो वो भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही आएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ गया कि नॉर्म ऑफ x प्लस कैपिटल M हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया है। ठीक है, इस फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है फर्स्ट कंडीशन का, कि हमारे पास अगर नॉर्म ऑफ x प्लस m इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि x प्लस m भी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम क्वोशिएंट स्पेस लेके चल रहे हैं, क्वोशिएंट स्पेस में जीरो एलिमेंट कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा जब भी क्वोशिएंट स्पेस की बात हो और उसमें जीरो एलिमेंट फाइंड करना है तो जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है वो हमारे पास जीरो एलिमेंट बनता है। मतलब अब हमें क्या प्रूव करना होगा इसमें, x प्लस नॉर्म ऑफ x प्लस m अगर इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास x प्लस m इक्वल्स टू m होना चाहिए क्योंकि m हमारे पास जीरो एलिमेंट है इस क्वोशिएंट स्पेस का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रुप्स की, क्वोशिएंट स्पेस की, तो वो सब आपने ग्रुप एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ी होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मान के चलते हैं इफ नॉर्म ऑफ x प्लस कैपिटल M इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका अगर हम इन्फीमम लेंगे तो वो भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 होगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस mk इन m सच दैट m प्लस mk टेंड्स टू 0 एज k टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब हम वहाँ पे एक सीक्वेंस ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये जो है, ये अगर ये जो नॉर्म है वो इक्वल्स टू 0 है, तो अगर हम उसका इन्फीमम का सेट लेते हैं तो वो भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 होगा। अगर कोई नॉर्म इक्वल्स टू 0 है, अगर वो 0 ही है तो उसके चाहे कितने भी हम इन्फीमम निकालें, कितने भी एलिमेंट्स लें, जब सब इक्वल्स टू 0 रहेंगे मतलब उसका इन्फीमम भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 ही रहने वाला है। तो अगर वो इक्वल्स टू 0 रहने वाला है तो वहाँ पे एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा m में। ठीक है, m में एक सीक्वेंस m के एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट x प्लस m के टेंस करेगा 0 को। क्यों 0 को टेंस करेगा, क्योंकि इक्वल्स टू 0 है, इसलिए हमारे पास जो x प्लस m के, x किसका एलिमेंट है n का, और m के किसका एलिमेंट है m में। ठीक है, m की सीक्वेंस है m में। ठीक है, तो x प्लस m के टेंड करेगा 0 को, जैसे जैसे k हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास x प्लस m के टेंड कर रहा है 0 को, तो हम क्या लिख सकते हैं, m की टेंड करेगा माइनस x को, x इधर पॉजिटिव का इधर जाकर नेगेटिव का लिख सकते हैं, और x किसको बिलोंग करेगा, हमारे पास n को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, अभी आप पूछोगे क्यों बिलोंग कर रहा है, x तो हमारे पास n का एलिमेंट था, देखो यहाँ पे हम n का एलिमेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो m है वो एक क्लोज सब स्पेस है n का, इसलिए जो माइनस x है वो m को बिलोंग कर रहा है, m को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि माइनस x भी हमारे पास m को बिलोंग कर रहा है। अब देखो हमारे पास जो m है वो लीनियर क्लोज लीनियर सब स्पेस है। ठीक है, मतलब लीनियर स्पेस है, लीनियर मतलब वेक्टर स्पेस है, तो उसका अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव भी एग्जिस्ट ही कर रहा है, हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कैपिटल M। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू कैपिटल M है तो इसका मतलब क्या है, हमने कॉसेट्स में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि x प्लस m इक्वल्स टू m होता है। जब हमारे पास x बिलोंग कर रहा है m में तो हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस m इक्वल्स टू m। हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ x प्लस m जो हम लेके चल रहे थे वो हमारे पास किसके इक्वल मान के चल रहे थे, हम इक्वल्स टू 0 मान के चल रहे थे, और इससे हमने क्या इंप्लाई कर दिया कि x प्लस m जो इसका वेक्टर है वो x प्लस m इक्वल्स टू m आ रहा है, और m हमारे पास क्या है, जीरो एलिमेंट है। हमने आपको बताया था कि क्वोशिएंट स्पेस में जो डिनोमिनेटर में ग्रुप वगैरह होता है वो हमारे पास जीरो एलिमेंट बन रहा होता है, तो हमने प्रूव कर दिया कि नॉर्म ऑफ x प्लस m इक्वल्स टू 0 है, तो इससे हम इंप्लाई कर रहे हैं कि x प्लस m हमारे पास जीरो एलिमेंट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि x प्लस m बिलोंग कर रहा है n अपॉन m में, जहाँ पर जो कि एक क्वोशिएंट स्पेस है और क्वोशिएंट स्पेस के अंदर जीरो एलिमेंट होता है डिनोमिनेटर दैट इज n। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई, हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट प्रूव हो गया है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसको कन्वर्स भी चाहिए हमें, तब कन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अपना कन्वर्स लिख रखा है। कन्वर्स में हम क्या लेके चलेंगे कि हमारे पास x प्लस m इक्वल्स टू m है, मतलब जीरो एलिमेंट है, और हम क्या प्रूव कर देंगे कि अगर हमारे पास x प्लस m इक्वल्स टू 0 एलिमेंट है तो इसका नॉर्म भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो हम ये लेके चल रहे हैं x प्लस m इक्वल्स टू m है, तो हम उसका जस्ट रिवर्स कर दें तो हमारे पास क्या जाएगा, x हमारे पास m को बिलोंग करेगा क्योंकि m हमारे पास सब स्पेस है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम नॉर्म लेते हैं x प्लस m का। ठीक है, नॉर्म ऑफ x प्लस कैपिटल M क्या है, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस यहाँ पे स्मॉल m है। ठीक है,
अंदर स्मॉल m है। तो इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस m सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड m बिलोंग्स टू कैपिटल M। ठीक है, अब हमारे पास जो नॉर्म ऑफ x प्लस m है वो ये है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि x प्लस m को y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो x जो है वो हमारा किसको बिलोंग कर रहा था, वैसे तो n को कर रहा था, वैसे तो n को कर रहा था, बट m क्लोज्ड है तो ये जो x है वो m को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और जो m है वो तो ऑब्वियसली m को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x प्लस m भी हमारे पास m को बिलोंग कर रहा है। इससे कन्फाइन होकर हमारे पास क्या आएगा कि y भी हमारे पास m को ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो नॉर्म ऑफ x प्लस कैपिटल M इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ, हम इसकी जगह पे एक साथ y लिख सकते हैं, जहाँ पे y हमारे बिलोंग करेगा कैपिटल M को। ठीक है, तो हमने इससे क्या कह दिया कि जो नॉर्म ऑफ x प्लस m है वो हमारे पास इक्वल्स टू आ गया 0। क्यों आ गया, क्योंकि हमारे पास जो y है नॉर्म ऑफ y वो हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका जो इन्फीमम है वो इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ऐसे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे x बिलोंग कर रहा था m को और m हमारे पास 0 एलिमेंट बन रहा था, इसलिए हमारे पास ये इक्वल्स टू 0 आ गया है। तो इससे हमने क्या कर दिया, सो x प्लस कैपिटल M इक्वल्स टू m आ गया है। दिस इंप्लाइज, मतलब हमने क्या करा, हमारे पास ये चीज आ गई इक्वल्स टू 0, हमारे पास ये आ गया। तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि x प्लस m को अगर हम 0 एलिमेंट मान के चल रहे थे m को, तो उससे हमने इंप्लाई कर दिया कि नॉर्म ऑफ x प्लस m हमारे पास इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, और हेंस फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ x प्लस m इक्वल्स टू 0 है। तो इससे हम आगे पीछे दोनों तरीके से हम इंप्लाई कर सकते हैं कि x प्लस m भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 एलिमेंट बैठेगा, दैट इज m। इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है नॉन लीनियर स्पेस की वो प्रूव होती है। ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। इस तरह से देखो यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली होती है, बट उसे हम बाद में करेंगे क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी बड़ी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी भी बड़ी हो गई थी, तो पहले हम थर्ड वाली प्रॉपर्टी कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड करेंगे। ठीक है, और थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है, जिसे हमने यहाँ पे सेकंड लिख दिया, आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है वो कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स हमारे पास क्या आता है, मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। इस तरह से हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब जो अल्फा हमारे पास स्केलर होता है वो नॉर्म के बाहर आ जाता है मॉड से। ठीक है, तो हम यहीं पे मान के चल रहे हैं कि अल्फा हमारे पास कोई भी स्केलर है और जो हमारे पास एलिमेंट है वो x प्लस एम का है, जो n अपॉन एम दैट इज क्वेश्चन स्पेस में बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम नॉर्म ऑफ अल्फा x प्लस एम को हम क्या लिख सकते हैं, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा x प्लस स्मॉल m सच दैट x तो हमारा n में बिलोंग कर रहा है और m हमारा कैपिटल M में बिलोंग कर रहा है। x हमारा n में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और m हमारा m में बिलोंग कर रहा है। m किसका सबसेट है, n का, मतलब x प्लस m हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा, n में, और n हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस है, और नॉन लीनियर स्पेस के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन, ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है सेटिस्फाई होती है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि इसे मॉड ऑफ अल्फा लिख सकते हैं, बाहर आ जाएगा इस नॉर्म से और अंदर क्या बचेगा, नॉर्म ऑफ x प्लस m। ठीक है, हमारे पास बाकी कंडीशन सेम रही। अब देखो जो इन्फीमम है वो हम किनके लिए निकालने हैं, जिनके लिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, उसमें अल्फा का तो कुछ रोल है ही नहीं, तो हम अल्फा को भी बाहर ले सकते हैं। तो मॉड ऑफ अल्फा हमारे पास बाहर आ गया और इन्फीमम के अंदर हमारे पास ये टर्म बची, और ये क्या है, ये नॉर्म है किसका, x प्लस कैपिटल M का। तो हमारे पास क्या आ गया, नॉर्म ऑफ अल्फा x प्लस m इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ x प्लस कैपिटल M। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी प्रूव हो गई। सेकंड बोलो या फिर हमने पहले थर्ड प्रॉपर्टी के नाम पर करी है ये, तो थर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी या बोले तो थर्ड प्रॉपर्टी, कंफ्यूज मत होइएगा, सेम है, बस थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। ठीक है, उसे करते हैं, थोड़ी सी बड़ी है बट समझ में आ जाएगी। देखिए अब हमारे पास जो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और फिर उन पर नॉर्म लगाते हैं, तो हमारे पास इक्वल्स टू आता है क्या कि नॉर्म ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस नॉर्म ऑफ सेकंड वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पे दो एलिमेंट्स चाहिए, तो दो एलिमेंट्स हम क्या मान लेते हैं, x प्लस कैपिटल M एंड y प्लस कैपिटल M। ठीक है, जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन स्पेस n अपॉन m को बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ पे x और y हमारे पास कैपिटल N को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लेके चलते हैं, नॉर्म ऑफ x प्लस m प्लस y प्लस m। ठीक है, हमारे पास दोनों एलिमेंट्स का सम करके उसका नॉर्म निकालना है। तो क्या होगा, देखो ये cos x की प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास अगर इस तरह से दे रखा है x प्लस m प्लस y प्लस m, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि दो जो m है सेम तो वो दोनों मिलकर सिंपल एक m बना लेते हैं, मतलब हमारे पास क्या जाएगा x प्लस y प्लस m। ठीक है, तो हमने यहीं पे ये लिख दिया नॉर्म ऑफ x प्लस y प्लस m। ठीक है, अब इसके नॉर्म की हम प्रॉपर्टी अपनी अप्लाई कर देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना जो क्वेश्चन है नॉर्म का वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस y प्लस स्मॉल m सच दैट x और y हमारे पास n को बिलोंग कर रहे हैं और m हमारा कैपिटल M को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये हमने किस तरह से लिख दिया यहाँ पे। अब कंडीशन क्या थी हमारे पास, हम क्या लेकर चले थे, x प्लस m को लेकर चले थे, जहाँ पे x हमारे पास n को बिलोंग कर रहा था और m हमारे पास कैपिटल M को बिलोंग कर रहा था। ठीक है, अब देखो m तो हमारे पास अभी भी कैपिटल M को बिलोंग कर रहा है, सॉरी यहाँ पर कैपिटल M को ही बिलोंग कर रहा है, और x प्लस y, देखो x हमारे पास n को बिलोंग कर रहा है, y हमारे पास n को बिलोंग कर रहा है, और दोनों वेक्टर स्पेस है, तो x प्लस y भी हमारे पास n को बिलोंग करेगा, इसलिए हमने वाली कंडीशन लिख दी है कि हमारे पास इन्फीमम बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि किस तरह से हमारे पास ये नॉर्म लग गया है, वरना कोई ये कह सकता है कि हमारे पास जो नॉर्म चल रहा था वो सिंपल एक एलिमेंट के साथ कॉसेट बन रहा था उसमें चल रहा था। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक ही एलिमेंट बनेगा x प्लस y, इसलिए हमने यहाँ पे ये कॉसेट को एक नॉर्म के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है,
तो अब हम नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, जिस m है वो इस m को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, m1 प्लस m2 में। तो हमारे पास क्या जाएगा, इन्फीमम ऑफ x प्लस वाई प्लस m1 प्लस m2। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन हमारे पास ऐसी एज इट इज चल रही है। ठीक है, अब हमने क्या करा, जो m1 है उसे x के साथ ले लेते हैं और m2 को y के साथ, और ब्रैकेट्स अपने अप्लाई कर देते हैं। बाकी कंडीशन बिल्कुल सेम चल रही है। ठीक है, अब हम देखो क्या करते हैं। देखो ये जो है ये हमारे पास ऑलरेडी नॉन लीनियर स्पेस बन रहा है। ठीक है, किस में बन रहा है, n में। तो हम इसे क्या ब्रेक कर सकते हैं, इसे ब्रेक कर लेते हैं दोनों पर अलग अलग नॉर्म लगाकर, क्योंकि हमारे पास जो n है वो नॉन लीनियर स्पेस है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन भी लिखी हुई है, n इज अ नॉन लीनियर स्पेस, इसलिए हमने यहाँ पे नॉर्म को अलग अलग सेपरेट कर दिया है और लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इन्फीमम है, इन्फीमम अगर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स पर एडिशन में लग रहा है तो हम उस इन्फीमम को सभी एलिमेंट्स पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके बीच में प्लस का साइन या फिर जो भी हमारे पास साइन चल रहा है उसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पर ऐसे करा कि ये किसके इक्वल आ गया, इन्फीमम ऑफ दिस एलिमेंट, जहाँ पे हमारे पास ये इसको टेंड कर रहा है, प्लस इन्फीमम ऑफ ये y प्लस m2 वाला। ठीक है, यहाँ पे ये इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या है, नॉर्म ऑफ x प्लस m, नॉर्म ऑफ x प्लस m। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला है ये क्या है, y प्लस कैपिटल M। ठीक है, ये इसका नॉर्म बन रहा है, और ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू किसका आ रहा है, जब स्टार्टिंग में लेके चले थे x प्लस कैपिटल M प्लस y प्लस कैपिटल M। तो हमारे पास ये जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है नॉन लीनियर स्पेस की वो पूरी हो गई है। ठीक है, तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, हेंस n अपॉन m इज अ नॉन लीनियर स्पेस। आई होप आपको नॉन लीनियर स्पेस कैसे प्रूव करा है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब हम इसकी कंप्लीटनेस को शो करते हैं। कंप्लीटनेस के लिए भी हमारे पास अलग से थ्योरम होती है, इसे हम चाहते तो अलग लेक्चर में कर सकते थे, बट हम इसी लेक्चर में कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या थ्योरम है, लेट m बी अ क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस n। ठीक है, m हमारे पास वही सेम हमने जो लिख रखा है पहले कि m हमारे पास क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है n का, और n हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस है। ठीक है, और n इज कंप्लीट। अब जो हमारे पास n नॉन लीनियर स्पेस है वो किस तरह से है कि जो n है वो हमारे पास कंप्लीट है, मतलब n हमारे पास बना स्पेस बन रहा है। देन क्वोशिएंट स्पेस इज ऑल्सो कंप्लीट। अगर n हमारे पास कंप्लीट होगा तो हमारे क्वोशिएंट स्पेस भी कंप्लीट स्पेस होगा, और फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि जो क्वोशिएंट स्पेस है वो बना के स्पेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीटनेस की थ्योरम होती है। अब उसे प्रूफ पर चलते हैं। वी नो दैट इफ n इज अ नॉन लीनियर स्पेस तो दिस इंप्लाइज n अपॉन m इज ऑल्सो नॉन लीनियर स्पेस, हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्म डिफाइंड बाय नॉर्म, हमने इस तरह से डिफाइन किया। ठीक है, अब हम क्या मान लेते हैं कि जो हमारे पास n है वो कंप्लीट है। देखो यहाँ तक हमने पीछे ही अभी पढ़ा है, तो उसमें द्वारा मैं एक्सप्लेन पूरा नहीं कर रही हूँ, वीडियो ही लॉन्ग जाएगी। ठीक है, अब हम क्या लेके चल रहे हैं, अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि n अगर कंप्लीट है, n जो नॉन लीनियर स्पेस है अगर वो कंप्लीट है तो क्वोशिएंट स्पेस भी कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होगा ये हमें प्रूव करना है। और क्या लेके चलना है कि जो n है वो हमारे पास कंप्लीट है, तो हम यही मान लेते हैं लेट n इज कंप्लीट। ठीक है, देन वी विल प्रूव दैट n अपॉन n दैट इज क्वोशिएंट स्पेस वो भी कंप्लीट होगा, इज ऑल्सो कंप्लीट स्पेस। फॉर दिस वी विल प्रूव दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इन n अपॉन m इज कन्वर्जेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम प्रूव करेंगे कि हर एक कॉची सीक्वेंस जो n अपॉन m दैट इज क्वोशिएंट स्पेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वो कन्वर्जेंट है टू द सेम पॉइंट इन द सेम स्पेस। ठीक है, अब इसे प्रूव करने के लिए हम एक नोट को माइंड में रख के चलते हैं, क्योंकि उस नोट के बिना हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्या है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट, अ कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। मतलब कोई भी हमारे पास कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगा अगर इफ एंड ओनली इफ, ये डबल आई के बाद डबल एफ होता है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, वो कन्वर्जेंट होगा अगर उसके पास एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ है इंपॉर्टेंट नोट, इसके बिना हम अपना प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या लेके चलते हैं, पहले हम इसका एक सीक्वेंस लेंगे, हम सीक्वेंस लेंगे क्वोशिएंट स्पेस का, उसका कोई सब सीक्वेंस लेंगे, उसे कन्वर्जेंट शो करेंगे, उससे हमारे प्रूफ हो जाएगा कि जो हमने वो कॉची सीक्वेंस लिया है क्वोशिएंट स्पेस में वो हमारे पास कन्वर्जेंट है, तो टू दी सेम पॉइंट जो जिस पॉइंट पर हमारे पास सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट था। ठीक है, तो हम यही लेके चलते हैं लेट Zn प्लस m। देखो अब हमें क्या करना है, n अपॉन m में से कोई सा एक सब सीक्वेंस लेना है, हमने मान लिया वो Zn प्लस m है। क्वोशिएंट स्पेस है तो वो कॉसेट की फॉर्म में होगा, हमने उसका एलिमेंट Zn ले लिया है। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉची सीक्वेंस है n अपॉन m। ठीक है, वेयर Zn जो है वो हमारे पास कैपिटल N को बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन क्या है कि कॉची सीक्वेंस की, ये मैंने लाइन लिखनी भूल गई थी इसने यहाँ पे थोड़ी छोटी जगह में लिखी है, क्या है कि नॉर्म ऑफ Zn प्लस m माइनस Zn प्लस m का जो नॉर्म है इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट होकर नॉर्म आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल m और n। ये जो m और n है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए n नॉट से। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन होती है कॉची सीक्वेंस की। ठीक है, देन वी विल कंस्ट्रक्ट अ सब सीक्वेंस। अब हमने कॉची सीक्वेंस मान लिया कि हमारे पास कॉची सीक्वेंस है क्वोशिएंट स्पेस में। अब हम इसका सब सीक्वेंस ले रहे हैं, इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस क्या ले रहे हैं, xn प्लस m, ये x है। ठीक है, पहले हमने लिया था Zn, अब ले रहे हैं हम xn प्लस m। यहाँ पे हमने Zn इसलिए लिया था क्योंकि हमें इसका एक सब सीक्वेंस ले रहा है xn। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब सीक्वेंस ले लिया है xn प्लस m ऑफ कॉची सीक्वेंस Zn प्लस m सच दैट। ठीक है, अब हमने ये जो सीक्वेंस है, ये जो कॉची सीक्वेंस लिया है यहाँ पे, इसका एक सब सीक्वेंस ले लिया है जो इस वाले कॉची मतलब इस वाले कॉची सीक्वेंस का सब सीक्वेंस ले लिया है, और
किस तरह से लिया है कि नॉर्म ऑफ n की वैल्यू हम एक एक करके डाल दें, नॉर्म ऑफ x1 प्लस m माइनस x2 प्लस m जो है वो लेस देन होगा 1/2। अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, देखो जब कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है, और इस कंडीशन में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास m और n है वो जब बड़े होंगे n0 से, तो हमारे पास जो इनके बीच का स्पेस है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच का जो डिस्टेंस रहने वाला है वो कम होता चला जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि जब x1 और x2 वैल्यूज रहेंगे तो वो लेस देन 1/2 होगा। जब x2 और x3 मतलब जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ रही है m और n की, जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ रही है तो उनके बीच का डिस्टेंस और ज़्यादा कम होता जा रहा है, 1/2 का स्क्वायर मतलब इस 1/4, ठीक है, और डिस्टेंस कम हो गया। डॉट डॉट इस तरह से हमारे पास वैल्यूज चलती रहेंगी, और लास्ट वाली क्या होगी, नॉर्म ऑफ xn प्लस m माइनस xn प्लस m हमारे पास लेसन हो जाएगा किससे, 1/2 की पावर n से, ठीक है। इस तरह से हमने अपना सब सीक्वेंस लिया है। हम क्या कर रहे हैं, अब हमने जो सीक्वेंस लिया था, सब सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स थे वो x1 प्लस m x2 प्लस m इस टाइप की फॉर्म में के थे, तो उन्हें हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया। y1 जो हमारे x1 प्लस m को बिलोंग कर रहा है, y2 जो x2 प्लस m को बिलोंग कर रहा है, और डॉट डॉट इस तरह से वैल्यू चलती जाएंगी yn तक, yn जिसको बिलोंग करेगा xn प्लस m को, ठीक है। हमने अपने शॉर्ट करने के लिए ऐसा लिया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने जो पीछे वैल्यूज लिखी थी वही सेम हो जाएंगी, बस क्या होगा कि x1 प्लस m माइनस x2 प्लस m इक्वल्स इज लेसन 1/2 लिखा था, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, नॉर्म ऑफ y1 माइनस y2 इज लेसन 1/2, ठीक है। ऐसे नॉर्म ऑफ y2 माइनस y3 इज लेसन 1/2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है m और n, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे n0 से, वैसे वैसे जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है, कम होता चला जाएगा। तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होने के लिए हमने इस फॉर्म से हम उसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। नाउ वी विल प्रूव दैट जो yn इज अ कॉची सीक्वेंस, ठीक है। अब जो हमने सीक्वेंस लिया था, हमने सब सीक्वेंस कौन सा लेते हैं, xn, हमने सब सीक्वेंस लिया था xn प्लस m, ठीक है, जिसे हमने किसके इक्वल मान लिया, yn की। तो हमारे पास ये जो yn है वो हमारे पास कॉची सीक्वेंस है। सबसे पहले हम इसे ये प्रूव करेंगे, उसके बाद क्या प्रूव करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। अगर जैसे ये कन्वर्जेंट हो जाएगा उसके फौरन बाद हम क्या लिख सकते हैं कि जो उसका मेन सीक्वेंस था, जिसका ही सब सीक्वेंस है, वो भी कन्वर्जेंट होगा टू द सेम पॉइंट, ठीक है। तो नाउ वी विल प्रूव दैट yn इज अ कॉची सीक्वेंस फॉर दिस लेट n इज ग्रेटर देन m, ठीक है। सबसे पहले इसे कॉची सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो n है वो बड़ा है m से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ ym माइनस yn इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ym माइनस yn, हम कॉची सीक्वेंस वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ym माइनस yn कॉची सीक्वेंस में तो होता है, इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ym को हम क्या लिख सकते हैं, ym माइनस ym प्लस 1 प्लस ym प्लस 1, देखो यहाँ पे एक बार माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर माइनस ym प्लस 2 प्लस माइनस का यहाँ पे प्लस ym प्लस 2, ठीक है। इस तरह से डॉट डॉट टर्म्स चलती जाएंगे, एक बार माइनस का आएगा एक बार प्लस का, वो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास एट द एंड क्या बचेगा, ym और yn, माइनस का yn और प्लस का ym बचेगा। तो हमने यहाँ पे इसको, ये जो ym प्लस yn है, इसे हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो जो ये है उसे हम वो हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस तो बन ही चुका है, इक्वेशन स्पेस, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसके जो नॉर्म है उसे हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास सब स्पेसेस मतलब जितने भी हमारे पास अलग अलग टर्म्स बनी है उन सभी पर अलग अलग नॉर्म्स लग गए हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, क्योंकि n/m हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 था, तो हमारे पास 1/2 की पावर 1 थी, ठीक है। पहला वाली टर्म 1 ही तो इसकी पावर 1 आई, पहली वाली टर्म 2 है तो इसकी पावर 2 आई, पहली वाली टर्म n है तो इसकी पावर n आई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पहली वाली टर्म m है तो 1/2 की पावर है, और यहाँ पे लेस देन चल रहा है तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन सिर्फ लेस देन का आ गया, ठीक है। यहाँ पे पहली वाली टर्म क्या है, m प्लस 1, तो हमारे पास क्या जाएगी 1/2 की पावर m प्लस 1, ऐसे डॉट डॉट चलती जाएंगी कहाँ तक, 1/2 की पावर n माइनस 1 तक, ठीक है। और ये सारी जो वैल्यूज हैं देखो कितनी छोटी है, 1/2 की भी पावर m, ठीक है, और m हमारे पास समथिंग n0 से बड़ा होने वाला है, तो हमारे पास ये बहुत छोटी छोटी टर्म्स होने वाली हैं। तो ये सब हमारे पास टेंड कर जाएंगे जीरो को, जैसे जैसे हमारे पास m और n टेंड करेगा इन्फिनिटी को, मतलब m और n की वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होती चली जाएंगी वैसे वैसे हमारे पास ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है जीरो की तरफ टेंड करती चली जाएगी, ठीक है। इस चीज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इससे क्या लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ ym माइनस yn, जो हम ऊपर लेकर चले थे ym माइनस yn, वो टेंड कर गया जीरो एज m n टेंड्स कर गया इन्फिनिटी को। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन कॉची सीक्वेंस की हो गई प्रूव कि yn हमारे पास कॉची सीक्वेंस है n में। अभी कॉची सीक्वेंस प्रूव हुआ है, अभी इसे क्या प्रूव करना है कि कन्वर्जेंट भी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें प्रूव करनी है इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। तो जब आप yn एक कॉची सीक्वेंस है तो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं कि जो yn है वो टेंड करेगा y को, बिकॉज y और ये जो y है वो हमारे पास n को बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि n हमारे पास कंप्लीट है। अब देखो ये कैसा आया, yn के लिए हम क्या करते हैं, हम y1 देखते हैं। y1 में x हमारे पास n को बिलोंग कर रहा है, और जो m है वो m क्या है, m एक सबसेट है n का, और x हमारे पास ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है n को, तो मतलब x प्लस m, x1 प्लस m वो हमारे पास n को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। x1 प्लस m हमारे पास n को बिलोंग कर रहा है। ऐसे हम सबके बता सकते हैं कि सब हमारे पास n को बिलोंग कर रहे हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास yn है
वो हमारे पास किसको बिलोंग कर गया, एन को। देखो यहाँ पे हमारे पास x1 प्लस एन को बिलोंग कर गया, हम कह सकते हैं कि y1 हमारे पास एन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऐसे y2 हमारे पास एन को बिलोंग करेगा, y3 बिलोंग्स एन करेगा, yn तक हमारे पास एन को बिलोंग करेंगे। तो हमारे पास इससे क्या आ गया, जब ये yn कॉची सीक्वेंस हो गया तो yn हमारे पास स्टैंड करेगा y को, ठीक है। yn तो एक n का वो है ना, n का सीक्वेंस है, n का सीक्वेंस है, तो yn हमारे पास स्टैंड करेगा किसी एलिमेंट y को, और जो y होगा वो n का ही होगा। क्यों होगा n का ही, क्योंकि n हमारे पास कंप्लीट है। कंप्लीट की कंडीशन होती है कि जो कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्स करता है किसी पॉइंट पर, और वो जो पॉइंट होता है वो उसी के स्पेस का कोई पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो y आया वो n में ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंस xn प्लस m माइनस y प्लस n इक्वल्स टू क्या है, अब हम लेके चल रहे हैं क्या, xn प्लस m माइनस y प्लस m को, वो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, xn माइनस y और 2 बार m है हमारे पास, तो m माइनस m हमारे पास m ही रहेगा। जैसे कि हमारे पास m प्लस m हमारे पास m आता है कॉसेट्स में, ऐसी m माइनस m हमारे पास क्या आएगा, m। तो हमारे पास क्या हो गया, xn माइनस y प्लस m का नॉर्म बन गया। और इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन मिल गई, ये नॉर्म की हमने अपनी जो नॉर्म जिस तरह से डिफाइन है वो लिख दिया, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ xn माइनस y प्लस स्मॉल m सच दैट xn और y जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल n को, और m किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल m को, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं, इस m को xn के साथ लिख लेते हैं, तो हम क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ xn प्लस m माइनस y। यहाँ पे जो हमारे पास m है वो कैपिटल m को बिलोंग कर रहा है, और अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं xn और y हमारे पास कैपिटल n को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, देखो xn प्लस m हमारे पास क्या है, देखो यहाँ xn प्लस m किसको बिलोंग कर रहा है, yn को बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि xn प्लस m की जगह पे yn लिख सकते हैं, तो yn माइनस y हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ yn माइनस y सच दैट m बिलोंग्स टू m, ठीक है। और ये जो है हमारे पास 0 को टेंड कर रहा है, देखो यहाँ पे हमने अभी प्रूफ करा है, तो ये हमारे पास पूरी टर्म किसको बिलोंग कर जाएगी, टेंड कर जाएगी 0, क्योंकि एक तो ये 0 को टेंड कर रहा है, ऊपर से इसका इन्फीमम तो वो भी हमारे पास 0 को टेंड करेगा, जैसे जैसे हमारे पास m n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, जो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन चल रही है, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज yn टेंड्स कर रहा है y को, दैट इज yn माइनस y टेंड कर रहा है 0 को, या फिर यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑलरेडी 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे कंडीशन ली थी, ये नॉर्म वाली xn प्लस m माइनस y प्लस m, ये जो है वो टेंड कर गया किसको, 0 को, जैसे n हमारे पास टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। यहाँ पे हमने सिर्फ n लिया है क्योंकि हमारे पास इस वाले सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ n है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे जैसे n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये हमारे पास टेंड कर जाएगा 0 को। अब हम इससे क्या लिख सकते हैं कि जो xn प्लस m है वो किसको टेंड करेगा, y प्लस m को टेंड करेगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, xn प्लस m टेंड करेगा y प्लस m को, जैसे n हमारे पास टेंड करेगा इन्फिनिटी को। क्यों, यहाँ पे माइनस में था, इधर जाके हमने प्लस में लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो जो y प्लस m है वो इक्वेशन स्पेस है किसका है, n अपॉन m का, क्योंकि y हमारे पास n का एलिमेंट है और m हमारे पास कैपिटल m का एलिमेंट है, तो ये हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा है, n अपॉन m को, और ये हमारे पास ऑलरेडी n अपॉन m का ही एलिमेंट था। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो सबसीक्वेंस था वो कन्वर्स कर गया इस पॉइंट पर, और ये उसी के स्पेस का पॉइंट है, मतलब जो हमारे पास सबसीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, जो सो सबसीक्वेंस xn प्लस m ऑफ कॉची सीक्वेंस zn प्लस m, मतलब हमारे पास ये सबसीक्वेंस था इस कॉची सीक्वेंस का, वो कन्वर्जेंट हो गया y प्लस m पर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अपनी जो हमने रिजल्ट बताया था कि कोई भी सबसीक्वेंस, देखो यहाँ पे लिख रहा है कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। अब हमारे पास सबसीक्वेंस तो प्रूव हो गया जो कन्वर्जेंट है, तो हमारे पास जो कॉची सीक्वेंस था zn प्लस m वो हमारे पास कन्वर्जेंट हो गया, और किस पॉइंट पे होगा, देखो सेम पॉइंट पे होगा y प्लस m पर, जो बिलोंग कर रहा है n अपॉन m क्वेश्चन स्पेस को, ठीक है। और इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो n अपॉन m है वो एक कंप्लीट स्पेस है, ठीक है। वो n अपॉन m एक कंप्लीट स्पेस हो गया, क्योंकि वो हमने जो मेन सीक्वेंस लिया था वो कॉची सीक्वेंस लिया था, और वो कन्वर्स कर गया किसी पॉइंट पर, और वो जो पॉइंट है वो उसी के स्पेस का पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास n अपॉन m एक कंप्लीट स्पेस हो गया, और जब इक्वेशन स्पेस n अपॉन m हमारे पास कंप्लीट भी है और नॉन लीनियर स्पेस भी है, तो वो हमारे पास बना के स्पेस बन गया, ठीक है। इस तरह से ये वाली जो थ्योरम है इक्वेशन स्पेस की वो प्रूव होती है। इसकी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है उन्हें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने लिख भी दी है, देखो एक बार m जो है वो हमारे पास क्लोज लीनियर सब स्पेस है n का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज m क्लोज्ड है और लीनियर सब स्पेस है n का, और n क्या है हमारे पास, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर n हमारे पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है तो उसका इक्वेशन स्पेस n अपॉन m वो भी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होगा, और अगर n हमारे पास बना के स्पेस है तो n अपॉन m भी हमारे पास बना के स्पेस बनेगा, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, इसके बिना हम ये थ्योरम प्रूव नहीं कर सकते। m क्लोज्ड होना चाहिए, n अगर नॉर्म्ड है तो ही ये नॉर्म्ड होगा, n अगर बना के तो ही इक्वेशन स्पेस बना के स्पेस बनेगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।